जय हिंद। तो स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और आप लोग रेगुलर इसके चैनल पर जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण यानी कि लाइव प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो 2 को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। और एग्जामिनेशन मास्टर बाय अध्ययन सागर बाय डीके आप कहीं भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज या यूट्यूब पर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह का एग्जाम से संबंधित हो या पढ़ाई से संबंधित हो या नोट से संबंधित हो, किसी भी तरह का डाउट आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग को मोटिवेशनल लाइन दिख रहा होगा। चलिए मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, जिन्हें छत तक जाना हो। हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। आप लोग को ये ऐसा मंजिल का रास्ता है जो आप लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोग के साथ मैं मेहनत कराने के लिए तैयार हूँ। तो सुबह वाली 5 बजे वाली लाइव क्लास में, ठीक है, 5 बजे वाली लाइव क्लास में जैसे आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, 5 बजे लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक हो या हर तरह से आपको हर जगह से ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दिलाने के लिए हम तैयार रहते हैं। और आपको शाम 6 बजे आपको वीडियो सब्जेक्टिव का मिल ही जाता है। इससे और ज़्यादा कहीं नहीं जा सकता। और हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो और लाया जाए जिसमें आपको मैथ का जो क्वेश्चन बैंक भी आए, जो काफ़ी एग्जाम का पसंदीदा प्रश्न है वो आपको दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर, और चैनल को अपना एक परिवार को एक बड़ा सा परिवार कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर हो शेयर कीजिए। एक अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट्स कर दीजिए कि कैसा लग रहा है, इसमें कुछ सुधार हो सकता है या आप लोग के अनुसार। ठीक है, जैसा चाहेंगे वैसा ही क्लास होगा। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आप लोगों को तो आपका टारगेट छूना है, तो रास्ता हमें खुद बनाना है। रास्ता आपको खुद बनाना होगा कि किस तरह आपको पढ़ना है, किस तरह का मेहनत करना है, जो आप लोगों को अपना टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक या पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण तो हम लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा को भोजन बनाने की नियम और प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की या घटकों की आवश्यकता होता है। पहला को कहते हैं क्लोरोफिल, उसी को पर्णहरित कहते हैं, इंग्लिश में भी क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और यह हरा होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल जिसको H2O कहते हैं, चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। ये 4 पदार्थ की आवश्यकता होता है पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए। चलिए इसको बारीकी से एकदम आराम से एकदम आसान भाषा में जानते हैं कि पर्णहरित या क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, कहाँ से इसको क्या इसका काम होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर जल के बारे में कहाँ से मौजूद होता है, कहाँ से मिलता है, सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिल जाता है, कितना मात्रा में मिलता है, किसका योगदान है। तो पहला आप लोग को दिख रहा होगा पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है या किसे कहते हैं, इसका क्या योगदान है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है। पादप मतलब आप लोग को पौधा पता होता है कि पादप मतलब क्या होता है, तो पेड़ पौधा, और इंग्लिश में इसी को प्लांट कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने के लिए केवल हरे पादप यानी कि हरे पेड़ पौधों में आवश्यक है। यानी कि हरा पेड़ पौधा होगा तभी तो हरा होगा, हरा होगा तभी तो वह भोजन बना पाएगा। ठीक है, पर वास्तव में यानी कि रियल में यानी कि यह सच्चाई है कि वास्तव में पौधा का हरा होना यह जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि पेड़ पौधा हरा ही हो। जैसे कि तार का पेड़ देखिएगा तो नीचे काला रहता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा का कोई जरूरी नहीं कि हरा हो। ठीक है, पत्तियां हरा रहता है तो पेड़ पौधे को भी जरूरी नहीं कि हरा हो। उसके अलावा भी यह प्रकाश संश्लेषण या भोजन बना सकता है। उसके बारे में चले जा लेते हैं, क्योंकि यह लाल और भूरे रंग का भी पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। तो लाल और भूरे रंग का पौधा होता है वो भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, यानी कि भोजन बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है। पौधे का कौन सा कलर है ये महत्व नहीं रखता है कि पौधा हरा ही होना चाहिए। भूरे रंग का, लाल रंग का पौधा भी जो सो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। आगे है कि जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णित या क्लोरोफिल
की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि क्लोरोफिल और जैसे वर्णहरित क्लोरोफिल रहेगा तो इसके माध्यम या पेड़ के माध्यम से यह हो या पत्तियों के माध्यम से। क्लोरोफिल ही वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पेड़ पौधा हरा हो या भूरा हो या लाल हो, सब में प्रकाश संश्लेषण होता है। उसमें भी वर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। भले ही थोड़ी मात्रा में पाए तो वो थोड़ा ही भोजन बनाएगा, जितना हरा रहेगा उतना भोजन बनाएगा। अतः क्लोरोफिल अणुओं का प्रकाश संश्लेषी इकाई है यानी कि यूनिट्स है। तो इकाई मतलब समझ लीजिए, क्लोरोफिल जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल का इकाई, क्लोरोफिल अणुओं का इकाई क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि इकाई है क्लोरोफिल। ठीक है, इकाई मतलब क्या होता है कि जिस चीज से वो मिलकर बनाता है। जैसे कि दीवार एक, जैसे कि हम लोग का इकाई क्या है, तो हम लोग का इकाई है कोशिका। क्या कोशिका है? कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर त्वचा, त्वचा से मिलकर बहुत सारे अंग, और अंग तंत्र से मिलकर हमारे अंग बने हैं, बॉडी बने हैं। ठीक है, उसी तरह दीवार जो बना है मसला और ईंटा से बना है, लेकिन जो चीज दिखता है, जो लक्षण दिखता है उसी को इकाई माना जाता है। तो जैसे कि हम लोग को त्वचा ज्यादा दिखता है, मांस, तो वो त्वचा का जैसे त्वचा यानी कि कोशिका इकाई हो जाता है। उसी तरह दीवार का उदाहरण हो जाता है ईंट, उसका इकाई हो जाता है दीवार का। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं, जो 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है। 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो 0.03% लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो 0 यानी कि इसको छोड़ने पर हम 4.6 से 4.8 तक हम छोड़ देते हैं। 4.6% से 4.8% छोड़ देते हैं, जबकि लेते हैं 0.03%। तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं यानी कि लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड सांस के माध्यम से छोड़ते हैं। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड सांस के माध्यम से छोड़ते हैं, तो वो अपना भोजन के बनाने के लिए गैस के रूप में ले लेता है, ईंधन के रूप में। और जब वो ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग ले लेते हैं खाना को पचाने के लिए, शोषण क्रिया करने के लिए। तो पौधे इस आवश्यक CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, यानी कि वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है। क्वेश्चन पूछ जाएगा CO2 का सबसे बड़ा भंडार कौन है, तो वायुमंडल है। भंडार मतलब जहाँ जमा रहता है उसी को ना भंडार कहते हैं। लेकिन वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैसें अलग अलग मात्रा में मौजूद होता है। कोई जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिर्फ वायुमंडल में अकेले घूमता है, और भी गैसें होता है। वायुमंडल में सामान्य रूप से CO2 0.03% होता है, जो हम पहले बता दिए। ऑब्जेक्टिव का ये काम करेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा उपस्थित होता है, तो 0.03%, तथा 10,000 भाग में से 3 भाग CO2 का होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10,000 भाग में से CO2 का कितना प्रतिशत या कितना भाग योगदान रहता है, तो 3 भाग इसका योगदान रहता है। ठीक है, आगे करते हैं कि इसके अलावा और भी गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा लकड़ी, कोयले, ईंधनों से जलने से, जीवाणुओं के अपघटन से यानी कि डिकम्पोजिशन से, श्वसन क्रिया में यानी कि सांस लेने की क्रिया में से CO2 वायुमंडल में मुक्त होता है। यानी कि कुछ ईंधन जला देते हैं, लकड़ी जला देते हैं, कोयले जला देते हैं, या हम लोग सांस छोड़ते हैं, या कोई सड़े गले चीज को अपघटित यानी कि जल पच जाता है, उससे भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये सभी कभी वायुमंडल में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का तीसरा पदार्थ है जल। ठीक है, जिसको H2O कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। काफी इससे परिचित होंगे सभी लोग। तो पौधे अपना भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं, तथा जल की ही कारण इनमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह अनिवार्य घटक पदार्थ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य घटक कौन माना जाता है, तो अनिवार्य घटक जो है वह कौन सा पदार्थ है, तो वह हमारा जल माना जाता है। क्या माना जाता है? जल माना जाता है, जिसको वाटर कहते हैं, H2O। ठीक है, और अधिकतर इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जल के माध्यम से होता है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण में निकल जाता है। आगे है सूर्य का प्रकाश, जिसको कहते हैं सनलाइट्स। तो ये भी पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए एक ईंधन का काम करता है, भोजन बनाने में सहायता करता है। तो हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, हरे पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कब करता है, तो केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा? जैसे कि भोजन बनाने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता। अब 4 में से कोई एक चीज घट जाता है तो भोजन बनेगा। जैसे कि हम लोगों के लिए सब पदार्थ भोजन बनाने के लिए अवेलेबल है, लेकिन गैस नहीं रहेगा या जलाने के लिए ईंधन नहीं रहेगा, तो क्या भोजन पक पाएगा? नहीं पक पाएगा। उसी तरह पेड़ पौधा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो यही कहता है कि अंधेरे में यानी कि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो यही तरह आप लोग देखेंगे कि बड़ बुजुर्ग से, दादाजी और से, चाहे पापा जी से
कहते हैं कि छांव में कोई भी पौधा लगाने पर वह नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी चीज तो मिल रहा है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह भोजन है उसमें वृद्धि नहीं देखा जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। तो आवश्यक ऊर्जा यानी एनर्जी कौन प्रदान करता है? तो सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, कहाँ पूर्ण होता है, कहाँ क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण क्रिया विधि प्रकाश आवश्यकता नहीं पड़ता, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि प्रकाश आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकाश जल यानी H2O को विभक्त करने यानी जल का प्रकाशिक अपघटन यानी कि वाटर की आवश्यक है। यानी कि कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि जो होता है प्रकाश आवश्यकता नहीं पड़ता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, लेकिन प्रकाश जो है तो जल को विभक्त यानी कि बांट देता है। प्रकाश जो होता है वो जल को तोड़ देता है, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के आवश्यक है। ठीक है, आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस प्रथम चरण को, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रथम चरण या फर्स्ट चरण को प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन कहते हैं। प्रकाश रासायनिक यानी कि प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद की प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन यानी प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन होता है का CO2 के अपचयन में क्या होता है, काम आता है। आगे है और उस समय ग्लूकोज बनता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उस समय क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और पानी अलग टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप से रहता है। प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप से प्रकाश संश्लेषण की इस द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन कहते हैं। आगे आपका टॉपिक आता है जंतु में पोषण। जंतु में पोषण कैसे होता है और जीव जंतु दुनिया में ये पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जंतुओं में पोषण, तो जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। और हम लोग को पता है कि जंतु अलग अलग प्रकार के हैं, तो सबको भोजन करने का तरीका, पाचन करने का तरीका या भोजन के नियम या भोजन बनाने के तरीका भी सभी चीज तो अलग अलग हो सकते हैं। तो जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अपने आप भोजन नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए स्वपोषी का उदाहरण सिर्फ पेड़ पौधा ही हो जाता है। तथा जंतु पर पोषी यानी कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि जंतु क्या होते हैं, तो परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। परपोषी जंतु मृतजीवी या परजीवी तथा प्राणिसम हो सकते हैं। परपोषी जंतु जो होता है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। मृतजीवी हो सकता है यानी कि मरे गले सारे चीज खा सकते हैं, या परजीवी यानी कि दूसरों पर निर्भर हो सकता है, या प्राणी समपोषी हो सकता है यानी कि प्राणी के अंदर यानी प्राणी पर अपना निर्भर कर सकता है। जैसे कि उसमें प्राणी समपोषी के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं कि जैसे कि हम लोग में प्राणी यानी कि जो मम्मी पापा या पेरेंट्स है वो ला कर देंगे तो हम खाएंगे। फिर हम लोगों का जब एज आएगा उस स्थिति में जाएंगे तो फिर हम लोग ला कर देंगे, तो आने वाला पिछला जो भविष्य है, आने वाला आगे वाला भविष्य है, वो उसके लिए हम लोग जैसे प्राणी संपोषी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग प्राणी संपोषी के अंतर्गत आते हैं। आगे आते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का पाचन या अंतग्रहण अलग अलग प्रकार के होता है। अब प्राणी संपोषी है तो अब ऐसा नहीं है कि आदमी एगो प्राणी के अंतर्गत आता है, बहुत सारे जीव जंतु है उसको भी प्राणी यानी फैमिली होता है, तो सभी में अलग अलग प्रकार के जो पोषण होता है, भोजन होता है, अंतग्रहण होता है। ठीक है, उसमें पहला आता है आप लोग को अमीबा। ठीक है, पहला क्या आता है, अमीबा आता है। पहला अमीबा आता है, तो अमीबा के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अमीबा के बारे में कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोड करने में काफ़ी जो है परेशानी होता है, और नेटवर्क अच्छा खासा नहीं रहता है तो बहुत दिन लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है जरूर ऑल कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है।